पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था कि मोल को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, मोल क्या होता है। फिर बात किए थे हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या होता है, क्या सारी चीज़ें हमारी होती हैं। जैसा हमने पिछली क्लास में बताया था, आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है। यानी अगर आपको फिजिकल सीखनी है तो मोल कॉन्सेप्ट के हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आना पता होना चाहिए। तो उनका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। जो अगले चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इस चैप्टर का यूज होता रहता है बार बार, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए 5 मिनट में आपको रिवाइज करवा देते हैं पीछे वाले लेक्चर को कि क्या क्या हम लोग डिस्कस किए थे। तो हमने सबसे पहले बात किया था कि मोल क्या है, व्हाट इज द मोल। तो मोल एक यूनिट थी, मोल एक यूनिट है जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। एक बड़ा सा नंबर था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसी को शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है, मोल। तो मोल एक यूनिट है जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और वो नंबर क्या था, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23, 6.022 इंटू 10 पावर 23। और यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, पार्टिकल्स। एक मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं। और इसी को एक नाम और दिए थे, एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उनके नाम पर इस नंबर को क्या बोल रहे थे हम लोग, Na। 6.023 इंटू 10 पावर 23 को क्या बोल देते हैं, Na। यानी Na और आगे क्या लिख देंगे, पार्टिकल्स, Na पार्टिकल्स। और Na को क्या बोल रहे थे हम लोग, Na इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। Na क्या था, एवोगैड्रो नंबर। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है पूरा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, Na पार्टिकल्स। दैट इज Na पार्टिकल। Na मतलब A फॉर एवोगैड्रो, Na नंबर। तो मोल एक यूनिट है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक नंबर को, और एक नंबर कौन सा है, 6.023 इंटू 10 पावर 23। अब ये पार्टिकल्स के लिए हमने बताया था कि पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं। ये पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं, या तो एटम्स की बात करते हैं हम लोग, या फिर मॉलिक्यूल्स, एटम देंगे या फिर मॉलिक्यूल्स, या फिर इसी को आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। जैसे क्वेश्चन में आपके एटम की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में आपके एटम की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एटम। तो हम कहेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो जिसकी बात करेंगे आपको, इस पार्टिकल के नाम, उसी को, इस पार्टिकल की जगह पर उसका नाम लिख देना है। एटम होगा तो यहाँ पर एटम आएगा, मॉलिक्यूल्स आएगा तो मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस की बात करेंगे तो आयंस लिख देंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से किसी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। इन जनरल जो ज्यादातर हम लोग बात करते हैं फिजिकल में, सबसे ज्यादा बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। सबसे ज्यादा जो मोल को रिप्रेजेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर हम लोग एटम को भी कहीं पर यूज करते हैं। इन दोनों का बहुत ज्यादा यूज होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमने बताया भी था कल
कि एटम क्या थे? एटम ऐसे एलिमेंट है जो सिंगल होते हैं, एटम सिंगल है। और मॉलिक्यूल क्या है? अगर एक से ज्यादा एलिमेंट एक साथ आ जाए तो दैट इज मॉलिक्यूल्स। अगर एलिमेंट सिंगल है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन H लिखा है तो ये क्या है? एटम। ये क्या है? हमारा एटम। लेकिन अगर H2 लिख दे तो अब हाइड्रोजन के दो एलिमेंट आ चुके हैं, तो ये क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। ये एटम है, ये मॉलिक्यूल्स। वैसे ही जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या है? एटम। लेकिन कार्बन के साथ अगर ये ऑक्सीजन से जुड़कर CO2 बना दे तो अब ये पूरा क्या बन गया? मॉलिक्यूल। क्योंकि एक से ज्यादा एटम आ जाएंगे तो हम लोग क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूल। और यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल क्या है? कितने मॉलिक्यूल है? इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? एक, और यहाँ से ऑक्सीजन के दो, टोटल एटम 3। एक से ज्यादा एटम होंगे तो मॉलिक्यूल, और एक एटम होगा केवल तो उसको, अगर एक एलिमेंट है तो वो केवल एटम होगा। अब एटम के लिए हम लोग क्या डिफाइन किए थे? एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ वन एटम। किसी भी बात करें मास ऑफ वन एटम, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल के लिए हम लोग डिफाइन किए थे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल के लिए हम लोग बात किए थे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या था? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे H2 के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लें हम लोग, अभी हम लोग सीखेंगे इसको निकालना कि कैसे निकालेंगे। H2 के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल ले, वही क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ H2। वैसे ही CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल ले, दैट इज द मोलर मास ऑफ CO2। तो सिंपल नाम से ही है, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। नाम से ही एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। तो देखिए क्वेश्चन में जब आप एग्जाम वगैरह देंगे तो एटॉमिक मास, इनकी वैल्यूज गिवन होती है। ये सब हमको नहीं ध्यान रखना होता है। एटॉमिक मास की वैल्यू या आपको याद नहीं करनी है। एटॉमिक मास की वैल्यू हमेशा आपको एग्जाम में गिवन होगी। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मोलर मास। इंपॉर्टेंट है आपका मोलर मास। मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। एटॉमिक मास में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको याद नहीं करना है। तो जब आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर में एटॉमिक मास की वैल्यू लिखी हुई होती है, वो देते हैं, एग्जामिनर का काम है। लेकिन जो मोलर मास है, मोलर मास की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जैसे कुछ कॉमन एटॉमिक मास की बात करें, याद ही रहते हैं सबको। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें, ये एटम है, इधर एटॉमिक मास की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटम, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास 1। इसी तरीके से अगर हीलियम की बात करें, हीलियम, इसका एटॉमिक मास 4। एटॉमिक मास इज 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 4। कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 4। कार्बन का, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6 इसका था, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक मास 14 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ऐसे ही आप सोडियम का एटॉमिक मास लिखें, दैट इज 23। सल्फर की बात करें, दैट इज 32। क्लोरीन 35.5। ये सब आपको याद नहीं करना है, इनको आपको याद नहीं करना है।
ऐसे इन्होंने लिख दिया ये जो एटॉमिक मास होते हैं एटम के, ये क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा आपको ये सब याद नहीं करना। हाँ, यूज करते करते आपको क्लास में जब बार बार इनके एटॉमिक मास लिखेंगे तो याद हो जाते हैं। बहुत कॉमन जो कॉमन एटम होते हैं उनके एटॉमिक मास याद ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब गिवन होता है। क्वेश्चन पेपर में अगर हाइड्रोजन का यूज होगा तो उसका एटॉमिक मास लिख के देंगे कि हाइड्रोजन 1। अगर नाइट्रोजन का यूज करेंगे तो लिख के देंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। जिस भी एटम का यूज करेंगे उनके एटॉमिक मास आपको लिख के देंगे, क्योंकि बहुत सारे एटम हैं पीरियोडिक टेबल में, बहुत सारे एटम हैं। कितने एटम का एटॉमिक मास आप याद कर सकते हैं? तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपको बैठ के याद करनी पड़ेगी, तो आपको जरूरत नहीं है एटॉमिक मास याद करने की। जो कॉमन है उनके आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे, वो ठीक है, लेकिन ये एटॉमिक मास आपको गिवन होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर मास की बात करें, यानी मॉलिक्यूल का जो मास है वो गिवन नहीं होता। मॉलिक्यूल का मास आपको निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना पड़ता है। मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करने के लिए ये एटॉमिक मास गिवन होते हैं आपको, यानी इनकी हेल्प से, एटॉमिक मास की हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर में एटॉमिक मास दे दिया जाएगा, इनका यूज करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हर जगह आपको यूज करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करें। तो हम कुछ एग्जांपल से आपको बता रहे हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है आपको। तो चलिए मॉलिक्यूलर मास की बात करें। मॉलिक्यूलर मास या फिर इसी का एक नाम और भी होता है, बहुत कॉमन नेम है मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ इसको मोलर मास भी बोलते हैं। ये वर्ड भी बहुत यूज होता है, मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट भी लिख देते हैं। मास या वेट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मास और वेट केमिस्ट्री में दोनों एक होते हैं, फिजिक्स में अलग अलग होते हैं। फिजिक्स में मास को m से लिखते हैं और वेट mg, ये फिजिक्स में है। लेकिन केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों सेम है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो चाहे मॉलिक्यूलर मास बोले या फिर मॉलिक्यूलर वेट, दोनों एक ही चीज है। तो ये इसका नाम है मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास? दैट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो मास है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। तो हम लोग कैसे मॉलिक्यूल के मास को कैलकुलेट करते हैं या मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं? जैसे एक एग्जांपल है CO2। हमने कहा CO2 पहले बताओ एटम है कि मॉलिक्यूल? CO2 इज द एटम या मॉलिक्यूल। तो क्लियर है, एक से ज्यादा एटम है तो मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा एटम है तो मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल है तो इसका हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसको M, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो चलिए अगर हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें यानी M की वैल्यू निकालें, तो देखिए मॉलिक्यूलर मास का मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का मास, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास। अब जैसे बाई चांस हमने कहा आपके पास, हमने कहा अगर हमारे पास ये पेन है और एक डस्टर है, अगर कोई भी इन दोनों को जोड़ दे, पेन और डस्टर को, और हमें इसका मास बताओ, तो आप क्या कर सकते हैं? इस डस्टर का मास निकाल दें, पता हो अगर आपको, और इस पेन मार्कर का मास पता हो, तो दोनों का मास, अगर इसको दोनों को जोड़कर कंपाउंड बनाया गया है तो दोनों का मास अगर पता है तो दोनों के मास को ऐड कर दो।
तो टोटल मास निकल आएगा आपको। यानी कि क्लस्टर के मास को और इस मार्कर के मास को दोनों को ऐड कर दो, तो जब दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो टोटल मास होगा वही क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का मास हो जाएगा। तो बस यही काम करना है आपको कि अगर इसका मोलर मास निकालना है, यानी इसका CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप ये देख लो ये मॉलिक्यूल किससे किससे मिलके बना हुआ है भाई। इसका मोलर मास निकालना, दैट इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम है, कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। तो अगर आप कार्बन एटम का मास निकाल दो और ऑक्सीजन एटम का मास निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल का मास। फिर से ध्यान से सुनिए, जिसको डाउट हो तो मोलर मास निकाल लेंगे। भाई मोलर मास से मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल का मास और ये मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से, तो दोनों के मास निकाल के ऐड कर दो, सीधा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए तरीका क्या है, कार्बन का मास क्या होता है, कार्बन क्या है, एटम, और एटम का मास मतलब उसका एटॉमिक मास। अब कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, हम यहाँ पे लिख देते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ये पता है आपको, ये चीजें पता है, इनकी हेल्प से इसका मास निकालना। हमने कहा भाई कार्बन कितने एटम है, एक, और कार्बन के एक एटम का मास क्या होता है, 12। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कितने एटम है, 1 इंटू एटम का मास। ये जो मास निकल के आया है तो कार्बन का हो गया, ये जो लिखा हमने, दिस इज द मास ऑफ कार्बन। अब इसमें किसको ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, 16, एक एटम का 16, लेकिन कितने एटम है, 2, तो मास कितना हो जाएगा, 32। 2 एटम है तो 32, तो सीधा क्या लिखिए, नंबर ऑफ एटम इनटू उसका एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जितने एटम हो वो लिखो। कार्बन के जितने एटम है 1, तो 1 इंटू उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो। एटम लिखो, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करते जाओ। ये तो कार्बन का हो गया, प्लस लगाओ। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पूरे मॉलिक्यूल का मास आ गया। इसको ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 32 दैट इज 44। 12 प्लस 32 44। तो CO2 का जो मोलर मास है दैट इज 44। CO2 का मोलर मास कितना निकल के आ गया, 44। तो आप इस ऐसे ही आप किसी मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा, बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, कैसे निकालेंगे हम लोग, जितने एटम हो, कार्बन के कितने एटम है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते हैं, 1 इंटू उसी एटम के एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करो। ये एटॉमिक वेट कहाँ होगा, ये गिवन होगा आपको, जैसे यहाँ पर हमने दे दिया कार्बन और ऑक्सीजन, कितने एटम यूज हो रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन, दोनों के एटॉमिक वेट गिवन है। तो 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16 ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, 44। तो ये चीज क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी आपको, क्वेश्चन में पेपर में ये गिवन होते हैं एटॉमिक वेट। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना होगा, तो मोलर मास निकालना आना चाहिए, तो बहुत आसान होता है आपका। जैसे एक एग्जाम्पल और ले हम लोग, वाटर H2O, H2O इसका मोलर मास बताना। तो अगर इसका हम लोग मोलर मास निकाले, पहले देखो H2O में कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O में किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जिसका मतलब दोनों के एटॉमिक वेट हमको पता होने चाहिए, बस दिए होना चाहिए, दोनों के एटॉमिक वेट दिए होने चाहिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट गिवन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, ये हमने आपको बता दिया।
अब उनको देखिए, उनका यूज करके इसका मोलर मास कैलकुलेट करिए H2O का। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को देखेंगे, कितने एटम है? 2 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके एटॉमिक वेट से। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1। ये तो H2 की बात हो गई, प्लस लगाएंगे। अगले एटम पे जाएंगे, ऑक्सीजन। कुछ नहीं है तो क्या लिख मानते हैं यहाँ पर? 1। ये क्या है? मतलब 1। कितने एटम है इसके? 1 इनटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 60। यहां से कितना आ जाएगा? 2। ये कितना हो गया? 16 प्लस 2 दैट इज 2। यानी H2O इज नोन एज वाटर। वाटर का जो मोलर मास है दैट इज 80। तो ये सब कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल्स आपकी यूज होते रहेंगे फिजिकल में। फिजिकल में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन रहते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स आते हैं तो आपको उनको मोलर मास निकालना पड़ेगा। ये मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट आपको तुरंत आना चाहिए। धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि मोलर मास आपको सब याद हो जाते हैं अपने आप। जब आप क्लास में बार बार इनको यूज करते रहेंगे तो मोलर मास याद हो जाते हैं, लेकिन इनको याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कॉमन कंपाउंड है वो बार बार जब एक CO2 का मोलर मास आप 20-25 बार यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाता है, दैट इज 44। वाटर का मोलर मास जब कई बार आप यूज कर रहे हैं तो याद बढ़ जाता है पूरा, दैट इज 80। लेकिन आप बहुत आसानी से कोई नया कंपाउंड हो तो उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, हमने कहा कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का मोलर मास बताना। देखो कौन कौन से एटम है? सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो दोनों के एटॉमिक वेट दिए होने चाहिए, सल्फर और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को तो गिवन है, सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32। द एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज 32। अगर वो चीज गिवन है तो इसका मोलर मास बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सल्फर कितने एटम है? 1 इनटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक वेट से 32। ये तो सल्फर की बात हो गई। प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। तो 1 इनटू 32 प्लस 2 इनटू 16 32, that is equal to 64. That is equal to 64. So this is the molar mass of SO2. So SO2 का मोलर मास कितना आ गया? 64। तो इनको ध्यान से देखते रहिए, इनका बहुत यूज होगा आगे। अभी हम लोग मोल्स वगैरह निकालना सीखेंगे कि मोल्स कैसे निकालते हैं। तो पूरी फिजिकल में बार बार आपको यूज करना पड़ेगा कि मोल्स कैलकुलेट करिए। तो मोल्स जब निकालते हैं वहां पर मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फार्मूले में मोलर मास का टर्म आता है, ये मोलर मास यूज होता है। तो बहुत आसानी से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कुछ और एग्जांपल और ले अगर हम, जैसे बताइए ओजोन, O3 को बोलते हैं ओजोन। ओजोन का मोलर मास अगर हम लोग निकालें क्या होगा? तो बहुत आसान है, मोलर मास इज इक्वल टू ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16। तो 3 इनटू 16 दैट इज 48। सिंपल। आप क्या करो, एटम लिखो, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी के एटॉमिक वेट से। एक से ज्यादा एटम है तो सबको ऐड कर दो, सब ऐड करते जाइए, मोलर मास। जैसे अगला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसका हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करें तो मोलर मास इज इक्वल टू हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करेंगे, कितने एटम है? 2 इनटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, 2 इनटू 1, ये तो हाइड्रोजन हो गया। प्लस लगाइए
सल्फर पे आइए, सल्फर कितने एटम है 1 इनटू इसका एटॉमिक वेट, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 प्लस ऑक्सीजन कितने एटम है 4 इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इट इज 16। यहां से हो जाएगा ये 2 इंटू 1 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 64 तो 2 प्लस 32 प्लस 64 जब ऐड करेंगे 4 2 6 प्लस 2 8 एंड 6 3 9 दैट इज 98। तो मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98। देखिए ये सब बहुत कॉमन कंपाउंड है, बार बार फिजिकल में आपको ये सब दिखते रहेंगे, CO2 H2O SO2 ओजोन H2SO4, अभी कुछ कंपाउंड और आगे लिख रहे हैं, तो इसलिए इनके मोलर मास हम कैलकुलेट करवा दे रहे हैं, इनके मोलर मास हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। अब बार बार क्वेश्चन में यूज होगा तो आपको मोलर मास निकालने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स पलट के पीछे से सीधा मोलर मास देख के यूज कर सकते हैं उसको। मोलर मास निकालना आपको याद हो गया, आ गया मोलर मास निकालना, तो किसी कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन जो कॉमन कंपाउंड है बार बार क्यों हम लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे, नोट्स से सीधा मोलर मास देखिए, उसका आगे आप क्या करिए यूज कर दीजिए, कैलकुलेट करना तो आता ही है आपको। तो यहां से आप की स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लगेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कंपाउंड या स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो मोलर मास आपके नोट्स में लिखे होंगे। तो ये आपका था कंपाउंड मॉलिक्यूल दैट इज H2SO4। इसको नोट करिए, फिर हम लोग कुछ और मॉलिक्यूल्स के मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बार बार यूज होते रहेंगे। ये एटॉमिक वेट आपको गिवन होंगे, इनको अलग रखिएगा, सीधा मोलर मास। चलिए कुछ कंपाउंड और हम लोग लेते हैं। जैसे C6H12O6, C6H12O6, इसका मोलर मास निकालना, C6H12O6। अच्छा इसका नाम पता है आपको? C6H12O6 दैट इज नोन एज ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कई जगह पर ये ग्लूकोज यूज होगा, कई जगह पर ये फार्मूला यूज होगा ग्लूकोज का, इसका मोलर मास याद ही हो जाता है कि ग्लूकोज का मोलर मास क्या है। और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे आप, उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वहां भी खूब यूज होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज है, इसका मोलर मास निकालना है, इसका मोलर मास इज इक्वल टू, कौन कौन से एटम है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन कौन से एटम है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो तीनों के एटॉमिक वेट आपको गिवन होने चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन का भी गिवन है, हाइड्रोजन का भी गिवन है और ऑक्सीजन का, इनका यूज करिए इसका मोलर मास निकालते हैं। तो चलिए सबसे कार्बन के
6 एटम है और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12। चलिए प्लस हाइड्रोजन कितने एटम है 12 इनटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 6 इनटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 60 6 इनटू 60। तब इसको ऐड करेंगे 12 इनटू 6 72 प्लस 12 प्लस 16 इनटू 6 96। जब इसको ऐड करेंगे 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 0 लिखेंगे 1 ऐड करेंगे 7 प्लस 1 8 9 एंड 9 9 80 यानी इसका मोलर मास क्या है 180। ग्लूकोज का मोलर मास 180 बहुत कई बार यूज होगा कुछ करके याद हो जाता है कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज 180। ये तो ग्लूकोज का मोलर मास हो गया। ये सारे कंपाउंड सारे मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब जो बार बार यूज होते रहेंगे। अब कोई नया मॉलिक्यूल आ जाएगा उसका तो मोलर मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स लगभग 80-85% फिजिकल को कवर करते हैं, ज्यादातर घूम फिर के वही मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल के मोलर मास एक बार आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए, जिससे बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, उनको हम यूज कर सकते हैं। ऐसा एक कंपाउंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज C12H22O11 C12H22O11 इसको बोलते हैं सुक्रोज। नाम याद रखिएगा, नाम भी इंपॉर्टेंट है सुक्रोज। C6H12O6 ग्लूकोज, C12H22O11 known as सुक्रोज। तो इसका अगर मोलर मास कैलकुलेट करें, इसका मोलर मास क्या होगा? फिर से कार्बन, कौन कौन से एटम है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन का इसका एटॉमिक मोलर मास निकालें। कार्बन कितने एटम है? 12। कार्बन कितने एटम है? 12। और कार्बन का एटॉमिक वेट भी क्या होता है? 12। तो 12 into 12 प्लस हाइड्रोजन के एटम 22 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 प्लस ऑक्सीजन के एटम 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट दैट इज 60। एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा? 60। यहां पे इसको आप ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लीजिएगा। इसका जो मोलर मास होगा दैट इज 342। जब आप इसको ऐड करेंगे इसका मोलर मास आ जाएगा 342। ये कंपाउंड भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सुक्रोज। ऐसे कंपाउंड और जो यूज होता है और दैट इज NH2CONH2 NH2CONH2। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूरिया। ये तीन कंपाउंड बहुत यूज होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड यूरिया। NH2CONH2 दैट इज यूरिया। इसका जो मोलर मास निकालते हैं हम लोग, मोलर मास क्या होगा? ठीक है, देखिए पहले कौन कौन से एटम इसमें यूज हो रहे हैं, उनके एटॉमिक वेट गिवन होने चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट यहाँ पर आप दे दिया गया दैट इज 14। एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 14। हाइड्रोजन में गिवन है, कार्बन भी गिवन है, ऑक्सीजन भी गिवन है, सारे गिवन है। उनका यूज करके इसका मोलर मास निकालिए। चलिए सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें। देखिए पूरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के टोटल एटम काउंट कर लो, क्योंकि एटम इनटू एटॉमिक वेट करना है, तो टोटल एटम का काउंट कर लो। तो नाइट्रोजन एक यहां पर है, एक यहां पर है, 2।
यानी नाइट्रोजन कितने एटम है? 2। तो 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट इज 40। 2 नाइट्रोजन के 2 एटम, एक यहां से एक यहां पर है, तो टोटल एटम कितने आ गए? 2 नाइट्रोजन के, एटॉमिक वेट कितना है? 40। प्लस हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 2 एटम यहां पर है, 2 एटम यहां पर है, टोटल कितने हो गए? 4 और इनटू एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का कितना है? 1 प्लस नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बचा कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के कितने एटम है? 1, एटॉमिक वेट 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1, एटॉमिक वेट 16। सब हो गए, कवर हो गए, बस ऐड कर लीजिए। 14 इंटू 2 28, 4 इंटू 1 4, 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 1 16। 28 प्लस 4 32 प्लस 12 44 और प्लस 16 दैट इज 60। सबको ऐड करिए, यहां से यूरिया का मोलर मास निकल के आ गया 60। दिस इज द मोलर मास ऑफ यूरिया। ये 3 कंपाउंड है, इनके मोलर मास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। इनके मोलर मास आपको याद हो जाएंगे, बार बार यूज करते रहेंगे तो मोलर मास याद ही हो जाते हैं इनके। चलिए, ये तो बात हो गई इन कंपाउंड की। एक दो कंपाउंड हम लोग और देख लेते हैं, फिर अब मोलर मास भी कैलकुलेट करना आ गया हम लोगों को। मोलर मास में कोई दिक्कत नहीं है, मोलर मास निकाल सकते हैं किसी कंपाउंड का। ये कुछ स्टैंडर्ड कंपाउंड थे, कॉमन कंपाउंड है जो बार बार यूज होते हैं, इसीलिए इसका मोलर मास हम लोग डिस्कस कर लिए। एक कंपाउंड और बहुत इंपॉर्टेंट है, और तो इसका इतना यूज नहीं होता है, इतना कॉमन नहीं है यार, लेकिन इसका मोलर मास निकालना आना चाहिए आपका। दैट इज CuSO4। कॉपर है, Cu कॉपर, CuSO4 डॉट 5H2O, CuSO4 डॉट 5H2O। इसका नाम क्या होता है? नाम आप लोग शायद पढ़े हो, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियल। दैट इज नोन एज ब्लू विट्रियल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CuSO4 डॉट 5H2O। यहाँ पर उसकी रिएक्शंस वगैरह पढ़ाई जाएंगी वहां। तो अभी हमको बस केवल क्या करना है, एक CuSO4 डॉट 5H2O ब्लू विट्रियल, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है, इस कंपाउंड का मोलर मास। तो आपको बस करना क्या है, सिंपल सबके देख लो कौन कौन से एटम है इसमें। कॉपर, तो कॉपर का एटॉमिक वेट गिवन होना चाहिए। इस साइड कॉपर का एटॉमिक वेट लिख लीजिए। द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63.5। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर दे दिया आपने। कॉपर का एटॉमिक वेट पता हो, सल्फर का पता हो, गिवन है सल्फर। ऑक्सीजन भी गिवन है, हाइड्रोजन भी गिवन है, यानी सारे एटॉमिक वेट आपको गिवन है। उनकी हेल्प से इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम लोग इसके मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले कॉपर के कितने एटम है? 1, कुछ नहीं लिखा वहां 1। सल्फर भी कितना हो जाएगा? 1। तो कॉपर के कितने एटम है? 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके एटॉमिक वेट से। कॉपर का एटॉमिक वेट गिवन है आपको
63.5। तो ये तो बात किसकी हो गई, कॉपर की। चलिए अगले एटम पे जाएगी सल्फर। सल्फर कितने एटम है, 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एटॉमिक वेट से 32 प्लस अगला एटम 4, ऑक्सीजन के 4 एटम और एटॉमिक वेट कितना है 16 प्लस 5 इंटू, यहाँ पे डॉट लगा है, देखिए आप डॉट पे ध्यान रखिएगा, मैथ की मत यूज करिएगा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, डॉट मतलब प्लस साइन। हमेशा मोलर मास निकालते हैं तो सब सारे एटम के मोलर मास को ऐड करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई मत करिएगा। इसीलिए हमने क्या लगाया, प्लस कितना है 5 इंटू, पूरा वाटर का आप चाहो तो लिख सकते हो 5 इंटू वाटर, और वाटर का मोलर मास हम लोग निकाल चुके हैं जी। वाटर का मोलर मास कितना होता है 80, यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल है 5, तो 5 इंटू 18, 5 इंटू 18 सीधा यहां से आपको वाटर का कितना पूरा वाटर का पता है आपको, तो वाटर कितना 18 और कितने वाटर है 5, तो 5 इंटू 18। ये क्या आ गया, इसका कितनी पार्ट का मोलर मास। जब इनको ऐड कर देंगे आप, तो ऐड करने के बाद आएगा 249.5। ऐड कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा ये 249.5। तो ये मोलर मास की कहानी है कि कैसे लोग मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस कंपाउंड में, ये एग्जाम्पल ने इसलिए लिया है कि बहुत बच्चे जब ये डॉट होता है तो यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये डॉट क्या करना है, प्लस फिर कितने एटम मॉलिक्यूल 5 इंटू पूरा वाटर का मोलर मास 80, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये बात होगी आपकी मोलर मास की कि कैसे मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे मोलर मास हम लोग निकालते हैं। तो एटॉमिक मास गिवन होगा, मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास आपको निकालना है यहाँ से आना चाहिए। अब देखिए इसमें एक छोटा सा टर्म आता है, दैट इज द एटॉमिसिटी। एक वर्ड यूज होता है, टर्म यूज करते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, या एटॉमिसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्या चीज है एटॉमिसिटी। देखिए एटॉमिसिटी का भी यूज हम लोग जब मोल्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर भी एटॉमिसिटी को हम लोग यूज करते हैं। तो एटॉमिसिटी वर्ड क्लियर होना चाहिए क्या है। तो चलिए एटॉमिसिटी को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम्पल वगैरह देके समझाएंगे आपको। तो अगले लेक्चर में हम लोग एटॉमिसिटी कवर करेंगे, एटॉमिसिटी क्या होती है, फिर उसके बाद मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, उनके फार्मूले क्या होते हैं मोल्स निकालने के। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा अगला, क्योंकि जो मोल्स के जो फार्मूले हैं, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर जगह लगभग पूरी फिजिकल में हर जगह लगभग फार्मूले यूज करने पड़ते हो। कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हो सकता है कि मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो अगले लेक्चर में हम लोग मोल्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। मोल्स क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, तो पता लग गया आपको। ये तो हमने बता दिया कि मोल एक यूनिट है जो एक नंबर को रिप्रेजेंट बताती है, और वो नंबर क्या है 6.022 into 10 power 23। जैसे दर्जन क्या की एक यूनिट थी जो 12 नंबर को बताती है, उसी तरीके से मोल एक यूनिट है जो 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स को, नंबर इतने नंबर को बताती है। तो मोल की डेफिनेशन हो गई है। बट अब मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके मैथमेटिकल फार्मूले वगैरह क्या है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बेसिक है सब पूरा, ठीक है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को पे पहुंचने जा रहे हैं,
कि मोल्स कैसे निकालते हैं, और इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं यहाँ के कंडीशन में कि मोल्स कैलकुलेट करते हैं, फिर उनको लिंक करते हैं अलग अलग फार्मूले से। तो अब हम लोगों का मेन पार्ट शुरू होने जा रहा है, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। तो अगले लेक्चर में हम लोग उसको सीखते हैं कि मोल्स कैसे निकालते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।